पर सरकार ने दिए नरम पड़ने के संकेत, मान सकती है कांग्रेस की राय। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सभी सेक्टर को कंसेंट क्लॉज और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के दायरे में लाने की कर सकती है सिफारिश। सदन में पोस्टर दिखाने वाले 25 कांग्रेसी सांसद हुए 5 दिन के लिए लोकसभा से सस्पेंड। सोनिया ने बताया लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन, टीएमसी और आम आदमी पार्टी विरोध में करेंगी बायकॉट। क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार में बढ़त कायम, मिड कैप इंडेक्स पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर। कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर टिकी सबकी नजर, ज्यादातर बैंकर्स ने कहा दरों में कटौती की उम्मीद कब। सोना पहुंचा 5 साल के निचले स्तर पर, ज्वेलर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए दे रहे हैं तरह तरह के ऑफर्स। उम्मीद से बेहतर रही हीरो मोटोकॉर्प की पहली तिमाही, अनुमान से ज्यादा रहे मुनाफा और मार्जिन। चौथी तिमाही में एचसीएल टेक का मुनाफा और मार्जिन दोनों अनुमान से काफी कम, शेयर करीब 6% टूटा। कमजोर नतीजों के बाद दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज ने एल&टी का ईपीएस अनुमान घटाया। और सरकार ने 800 से ज्यादा पॉर्न साइट्स की बंद, क्या यह इंटरनेट की आजादी पर हमला है? बात करेंगे दिग्गजों से बुलेटिन में आगे। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइन। ड्राफ्ट फाइनेंशियल कोड से सरकार ने बनाई दूरी, वित्त सचिव ने कहा आरबीआई गवर्नर के अधिकार कम करने पर फैसला नहीं। सहारा के खिलाफ और सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, सुब्रत राय की तिहाड़ जेल में कॉन्फ्रेंस सुविधा देने से इनकार, संपत्ति नीलाम करने की भी दी चेतावनी। 6 दशक पुरानी नागा समस्या पर लगी शांति की मोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नागालैंड के आइजैक मुइवा गुट से हुआ समझौता। जनरल मोटर्स के लिए आसान नहीं होगा गुजरात का हलोल प्लांट बंद करना, सरकार ने कहा प्लांट छोड़ने से पहले लेनी होगी पीआईएफआर से इजाजत। सबसे पहले बात करते सरकार और विपक्ष में जारी तकरार की। लोकसभा स्पीकर ने आज ऐतिहासिक फैसला लिया। लोकसभा से कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। सदन में पोस्टर लहराने, काली पट्टी पहनने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की वजह से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इन सांसदों को निलंबित किया है। रवनीत जी से गौरव गोगोई, रवनीत जी, नैना गिरिंग, वेणुगोपाल जी, सबके नाम फिर से दोहरा रही हूँ। आप कृपया अपने जितने भी हाथ में पोस्टर्स लिए हैं प्लेकार्ड से वो नीचे रख दीजिएगा। बार बार निवेदन है आप लोगों को, नाम लेके सबको। स्पीकर इन सांसदों को पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, लेकिन ये सांसद नहीं मान रहे थे। निलंबित होने वाले सभी सांसद कांग्रेस के हैं और इनमें अखिल गवई, दीपेंद्र हुड्डा, संतोष सिंह चौधरी, अबू हसन, सुष्मिता देव, एमके राघवन, राजीव शंकर यादव, रवनीत सिंह, केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। स्पीकर ने कहा कि सदन में इस तरह से पोस्टर नहीं दिखाए जा सकते हैं। जहां बीजेपी निर्णय को सही ठहरा रही है तो वहीं कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार दिया है। आज भी जिस प्रकार से कांग्रेस के सदस्य बार बार टेबल पर चढ़ करके नारे लगा रहे थे और प्लेकार्ड दिखा रहे थे, स्पीकर अंतोगत्वा मजबूर होकर के उन्हें ये निर्णय लिया। बहुत ही जो है गैर लोकतांत्रिक काम हुआ और इससे जो है राजनीति में बहुत जो है एक और जो है कलंक की बात शुरू होगी। सांसदों के निलंबन को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के इतिहास का काला दिन बताया है। वहीं टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने निलंबित कांग्रेस सांसदों के समर्थन में संसद का बहिष्कार करने की घोषणा की है। We are also supporting Congress on this. We are also boycotting against the decision of the Honorable Speaker. संसद खत्म होने के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने सांसदों के निलंबन को सही ठहराया और कहा कि तरह तरह की कोशिश करने के बाद उन्होंने ये फैसला उन्हें लेना पड़ा। मैंने यहाँ तक बैठक भी करी, सबको बुलाया और बार बार मैंने कोशिश करी थी कि ये प्लेकार्ड और ये बंद करो, कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत करूँ। तो मेरा काम तो वो है, गतिरोध तोड़ना नहीं तोड़ना, वो आपस में वोट तय करो। हद तो ये हो गई थी कि स्पीकर के सामने प्लेकार्ड्स लाए जा रहे थे, स्पीकर को शैडो करने की कोशिश हो रही थी। वो कभी नहीं होना चाहिए वास्तव में देखा जाए।
दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेसी सांसदों के निलंबन को संसदीय इतिहास के लिए काला दिन बताया। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राजीव शुक्ला ने कहा कि स्पीकर की कार्रवाई पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ है। गैर लोकतांत्रिक काम हुआ और इससे जो है राजनीति में बहुत जो है एक और जो है कलंक की बात शुरू होगी कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज कुछ दी जा रही है वो उचित नहीं है और इससे जो है विपक्ष की आवाज को ऐसे दबाना, विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं, इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं तानाशाही प्रवृत्ति आ रही है। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक भी बेनतीजा खत्म हुई। कांग्रेस और लेफ्ट सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे पर अब भी अड़े हुए हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र में अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। ठप पड़ी संसद और कांग्रेस के विरोध के बीच रास्ता निकालने के लिए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। उम्मीद थी कि सर्वदलीय बैठक में कुछ रास्ता निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट पहले इस्तीफा और फिर संसद की कार्यवाही पर अड़े रहे। वैसे सर्वदलीय बैठक में क्या होगा, इसका अंदाजा कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी के रूप से ही साफ हो गया था। सोनिया ने कहा कि कल तक जो संसद में हंगामा करते थे वो अब संसद की मर्यादा सिखा रहे हैं। अरे जीरो, बातचीत में कुछ भी नतीजा नहीं निकला, कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल उनसे नहीं है और इसीलिए कोई सॉल्यूशन नहीं। इस बीच सरकार ने ये एक बार फिर साफ कर दिया कि कांग्रेस की मांग के मुताबिक उसके मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने कहा पहले एक्शन बाद में चर्चा, अदरवाइज हम इससे सहमत नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी को कहना है। एक दो पार्टियों ने उनको समर्थन किया। जमीन अधिग्रहण बिल पर केंद्र सरकार अपने रुख में नरमी लाती दिखा रही है। इस मामले पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में कंसेंट क्लॉज और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे प्रावधानों पर सभी सदस्यों ने सहमति जताती है। इसका क्या मतलब है, जानने के लिए चलते हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, जमीन अधिग्रहण बिल पर अब सरकार क्या रुख लेती नजर आ रही है? देखिए, जिन दो प्रावधानों को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा मचा था, कांग्रेस जिसका विरोध कर रही थी, विपक्षी पार्टियां जिसका विरोध कर रही थी और यहां तक कि एनडीए के सहयोगी दल जहां विरोध कर रहे थे, उन दोनों प्रावधानों पर सरकार ने पूरी तरह से यू टर्न लेने का मन बना लिया है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में यह साफ तौर से दिखा भी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अधिकांश सदस्य इस बात की सिफारिश कर रहे थे कि कंसेंट क्लॉज और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से जुड़े प्रावधान में जो बदलाव किए गए हैं उसको सरकार वापस ले ले। यानी जिन 5 सेक्टर के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा वो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो इनके लिए जमीन अधिग्रहण करने पर 80% लोगों से सहमति लेना जरूरी नहीं होगा। जमीन अधिग्रहण के बाद जो वहां के लोगों पर असर पड़ेगा, सामाजिक असर पड़ेगा, उसकी समीक्षा करने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रावधान का काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। अब जो अधिकांश सदस्य हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, उन्होंने कहा था कि इस प्रावधान को वापस ले लिया जाए। अब इस प्रावधान को वापस लेने पर सहमति बन गई है। अभी आम सहमति औपचारिक तौर से इसीलिए नहीं कही जा रही है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य इस बैठक में मौजूद नहीं थे। उन्होंने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि उन्हें सुबह नोटिस दिया गया और शाम में बैठक हो गई। दोबारा से कल इस कमेटी की बैठक होगी। उस कमेटी की बैठक में इन दोनों प्रावधानों के वापस लेने पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों से हामी ली जाएगी और वो भी इससे सहमत हो गए, जो काफी हद तक मुमकिन है कि सहमत हो जाएंगे, लाजमी है। इसके बाद कमेटी सर्वसम्मति से सिफारिश कर सकती है कि इन 5 सेक्टर को इन दोनों प्रावधानों से, कंसेंट क्लॉज और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रावधान से बाहर न रखा जाए और सर्वसम्मति से सिफारिश करेगी तो सरकार इसको मान भी सकती है और फिर राज्यों के ऊपर छोड़ देगी कि राज्य अपने हिसाब से चाहे तो किसी सेक्टर को इसके दायरे में लाएं या किसी सेक्टर को इसके दायरे से बाहर रखें। राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा और फिर आम सहमति से इस बिल को पारित कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस सत्र में यह बिल पारित हो पाएगा इसकी संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर विपिन एक बार फिर याद दिला देना चाहिए कि लक्ष्मण रॉय ही वो संवाददाता है, हमारे ब्यूरो चीफ, जिन्होंने करीब 10 दिन पहले ये बात बताई थी कि सरकार इस पर नरम पड़ रही है, लेकिन इसे मैं एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखती हूँ कि लैंड बिल एक ऐसा विवाद था जिस पर कुछ नहीं होने वाला था। सरकार ने सीधे अब ऐसे लॉज बना दिए हैं कि राज्य सरकारें अपने मन से कर सकते हैं और वो फिर चाहे कंसेंट क्लॉज हटाए, निकाले, एसआईए का जो भी करे। जी, तो काफी एक तरीके से आप कहेंगे कि चतुर चाल सरकार की यहाँ पर है कि उन्होंने अपनी बात भी रख ली और धीरे से कह दिया कि राज्य सरकार जैसे चाहे वैसे डाइल्यूट कर ले। राइट, चलिए
यहां पर आगे बढ़ेंगे। दिन ब दिन सोने की चमक फीकी पड़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1090 के पास ट्रेड कर रहा है, वहीं घरेलू बाजार में 25,000 के नीचे भाव टिके हुए हैं। इतनी गिरावट आखिर क्यों है और आगे कैसी चाल रह सकती है सोने की, बताने के लिए अब हमारे साथ है हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा, सोने में लगातार गिरावट दिख रही है, क्या ये माना जाए कि आगे ये गिरावट और भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी खरीदारी यही सोचकर होल्ड कर रखी है? बिल्कुल, ब्रोकिंग फर्म्स जो हैं वो तो यही कह रही हैं कि सोने में गिरावट यहीं पे थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट और ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसीलिए अगर आप खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट जरूर करिएगा, क्योंकि यहां से और नीचे भाव जाते हुए दिखाई देंगे। अगर हम आज की बात करें, कॉमेक्स पे 5 साल के निचले स्तर पर फिलहाल सोना ट्रेड कर रहा है। लगातार 7 हफ्तों से हमने सोने में गिरावट ही गिरावट देखी है। जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 7% टूटा है। 2 साल के बाद हमने देखा है कि 1 महीने में सोने में इतनी मेजर फॉल देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना रिकॉर्ड स्तर से ऑलमोस्ट 42% नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं घरेलू बाजार में ऑलमोस्ट 32% नीचे कारोबार बनते हुए आपको दिख जाएंगे। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की थी उसने ये अनुमान लगाया है कि जो सोने का भाव है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो $1,050 तक भी गिर सकता है। यानी पहले के मुकाबले अब ये अनुमान को घटा दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी और भी ज्यादा सोने की कीमतों में गिरावट की आशंका पूरी तरह से जाहिर हो रही है। डॉलर में मजबूती एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सोने में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस फेड की तरफ से भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं कि सितंबर तक यूएस में जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं और इसीलिए डॉलर इतना ज्यादा मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ जो चीन में इकोनॉमिक संकट चल रहा है वो सरकार के इमरजेंसी मेजर्स से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी एक बड़ी डिमांड जो चीन की तरफ से आती थी सोने की वो हैम्पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि यहां से $990 भी एक अहम लेवल है। अगर वहां तक सोना गिर जाता है तो ऑलमोस्ट 5 से 6% की गिरावट और देखने को मिल सकती है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और घरेलू बाजारों में भी। शुक्रिया प्रज्ञा सारे डिटेल्स के लिए। और सोने के भाव में गिरावट के बावजूद ज्वेलरी स्टोर्स की रौनक गायब है। ग्राहकों को तरह तरह के ऑफर भी लुभा नहीं पा रहे हैं। लखनऊ से मुकेश अलख बता रहे हैं कि किस तरह से सोने में लगातार गिरावट के बाद सराफा कारोबारियों के चेहरे फीके पड़ गए हैं। सोने की चेन के साथ गिन्नी फ्री, आज खरीदो कल पैसे दो और अपनी पसंद की ज्वेलरी बनाने पर 20% तक की छूट। यह है लखनऊ में गहनों के खरीदारों के लिए ऑफर। लेकिन ये ऑफर भी ग्राहकों को ज्वेलरी स्टोर तक खींच लाने में नाकाम है। दरअसल पिछले महीने भर में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 2,000 रुपए तक घटी है। ऐसे में ग्राहकों को उम्मीद है कि अभी इसमें और गिरावट आ सकती है। खरीदने के लिए ही देखने आए थे, तो देखा भी है, लेकिन अभी कुछ पेपर्स में उसमें निकल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन के हिसाब से रेट अभी और गिरना चाहिए, इसे थोड़ा सा वेट अभी और करें। 3 जुलाई को 10 ग्राम सोने की कीमत 26,900 रुपए थी, जो अब 25,000 रुपए के स्तर पर आ गई है। लखनऊ के सिर्फ सराफा कारोबारी ही नहीं बल्कि ब्रांडेड ज्वेलरी चेन्स भी कई आकर्षक ऑफर लेकर आई हैं, लेकिन खरीदारी के जोर न पकड़ने से सब परेशान हैं। बिक्री जब से रेट कम हुआ है तब से बहुत ही कम हो गई थी। जब रेट कम नहीं थे तो हमारा कारोबार बल्कि अच्छा चल रहा था। अब तो हम कस्टमर को ऑफर भी दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है कस्टमर अभी जो है नहीं है मार्केट में। हाल ये है कि जहां आमतौर पर लखनऊ के ज्वेलरी मार्केट में रोजाना 50 किलो सोने का कारोबार होता था, वो अब सिमट कर 10 किलो रह गया है। जहां बुलियन एक्सपर्ट सोने की कीमत के 24,000 के नीचे जाने की आशंका जता रहे हैं, वहीं ज्वेलर्स इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सोने के भाव स्टेबल हो जाएं। मुकेश अलख, लखनऊ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार में बढ़त है कायम। कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर क्या होगा, क्या आरबीआई गवर्नर करेंगे सरप्राइज, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कल क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार में बढ़त जारी है। सरकारी बैंक, टेक्नोलॉजी और फार्मा शेयर में बढ़त के कारण निफ्टी 8,500 के ऊपर और सेंसेक्स 28,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे हैं। खास बात रही है कि मिड कैप इंडेक्स अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। आज के कारोबार को और डिटेल के साथ बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी।
बाजारों में आज भी जबरदस्त मजबूती का रुझान बरकरार रहा। खासतौर से अगस्त सीरीज की जो दमदार शुरुआत शुक्रवार को भारतीय बाजारों ने की, आज उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आए। एफआईएस की तरफ से वायदा कारोबार में और डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से कैश मार्केट में दमदार खरीदारी और साथ ही बैंकिंग शेयरों के जोश ने बाजारों में आज फिर से तेजी भरी और पूरे दिन भर बाजार 8,500 के ऊपर निफ्टी पर कारोबार करते हुए दिखे। सेंसेक्स ने भी 72 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग दी, लेकिन एक्शन असली दिखा सेंसेक्स निफ्टी के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में शानदार खरीदारी, आज चौतरफा खरीदारी होती हुई नजर आई, जहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स 1% के आसपास के गेंस के साथ बंद हुआ और बैंकिंग शेयरों ने आज फिर से लीडरशिप दिखाई। और कल पॉलिसी आने वाली है, क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की तरफ से, उससे पहले बैंकिंग शेयर अच्छी खासी मजबूती के साथ 1% के गेंस पर बंद हुए। पीएसयू बैंक्स ने इसे फिर से लीड करने का काम किया और जिस तरह की तेजी शुक्रवार को पीएसयू बैंक्स में दिखी थी, आज फिर से दिखी। एसबीआई को देखिए 4% का बड़ा उछाल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी भी मजबूत थे। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी शानदार नतीजे पेश किए और सेक्टर्स के लिहाज से देखें तो कमजोरी का रुझान दिखा सिर्फ आईटी शेयरों में, जहां एचसीएल टेक और फर्स्ट सोर्स दोनों के नतीजे आज आए थे और नतीजों के बाद यहां पर नुकसान दिखा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। शुरुआत तो मजबूती के साथ हुई इन सारे शेयरों की, लेकिन अंत तक अच्छी खासी मुनाफा वसूली और आज फिर से कमजोरी का दिन। मंथली ऑटो सेल्स नंबर्स आते हुए दिखे आज, जो इस पूरे वीकेंड पर मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प ये नंबर्स के बाद पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं टीवीएस मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा नीचे बंद होते आज नजर आए। जो वीकेंड पर दमदार नतीजे आए बाजार में वो सुजलोन के थे, 12% की तेजी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और अशोक लेलैंड के नतीजे भी अच्छे रहे। वहीं रेमंड्स, जेके सीमेंट ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। लेकिन कमजोर नतीजों की बात करें तो एलएनटी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे पेश किए। स्पार्क, स्ट्रेन, इंफ्रा और डीसीएम श्रीराम के नतीजे भी कमजोर थे। आज भी नतीजों के लिहाज से बड़े एक्शन वाला दिन था। भारत फौज ने अच्छे नतीजे पेश किए, 1.5% का इजाफा। बर्जर पेंट मजबूत था और तिरुमलाई केमिकल्स 20% के ऊपरी सर्किट पर जा टिका। वहीं कमजोर नतीजों के लिहाज से देखें तो एडलेफ्स, अतुल ऑटो, वीगार्ड जैसे शेयरों पर थोड़ा नुकसान आज देखने को मिला। निफ्टी पर चढ़ने वाले शेयरों का अगर जिक्र करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छी मजबूती आज फिर से दिखाई। नतीजों के बाद से यहां पर ड्रीम रन है और डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी, भेल भी मजबूत थे। वहीं कमजोर शेयरों में वेदांता, लुपिन, कोल इंडिया और एचडीएफसी बैंक पर आज नुकसान देखा गया। और प्रभुदास लीलाधर के दिलीप भट्ट का कहना है कि आने वाले एक साल में निफ्टी 10,500 के ऊपर जा सकता है। हालांकि छोटी अवधि में उन्होंने बाजार में भारी उतार चढ़ाव की आशंका जताई। 8,200 हो जाए कोई पैनिक में तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले टाइम भी बहुत कोशिश की कि 8,200, 8,000 तक जाने की कोशिश की, बट आई एम नॉट सो वरीड अबाउट दैट। मुझे अभी भी लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म, अगर आप 12 to 15 मंथ्स देखते हैं कि सपोज अगर आप अगले दिसंबर 2016 की तरफ देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक्शन रिएक्शन करके एक चैनल ऊपर ही रहेगा और शायद निफ्टी 10,500 हो जाए तो भी कोई नई बात नहीं है। बैंकों को इस बार क्रेडिट पॉलिसी में दरों में कटौती की कुछ खास उम्मीद नहीं है। हालांकि एचएसबीसी इंडिया की चेयरपर्सन और फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट नैनालाल किदवई के मुताबिक रिजर्व बैंक साल के अंत तक दरों में 0.5% तक की कटौती कर सकता है। कल आरबीआई की रेट पॉलिसी आ रही है। मैक्सिमम एनालिस्ट का कहना है कि इट्स लाइकली टू रिमेन अनचेंज्ड। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो यही तो उम्मीद तो यही है कि फ्लैट रहेगा, पर जो 0.25 रिडक्शन हो सके, क्योंकि हमारी तो ये उम्मीद है कि साल के अंत तक शायद 50 बेसिस पॉइंट्स और रिडक्शन हो सकते हैं। तो जो ये होने ही है तो शुरू में क्यों नहीं कर ले कि इंडस्ट्री को भी कुछ बेनिफिट आ जाए और ग्रोथ में भी कुछ असर जल्दी ही पड़ जाए कि हमें 6 महीने नहीं रुकना पड़े, अभी ही कर सकें। पर डर तो यही है कि बस यही फ्लैट रहे। और आरबीआई की तरफ से अब इन्फ्लेशन की जो स्पेक्टर है, जो मॉनसून पर काफ़ी चल रहा है और अभी तक ये हमें यही नहीं पता है कि मॉनसून यूनिफॉर्म है, क्रॉप का क्या हाल होगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है ये इन्फ्लेशन में काफ़ी असर जाता है। अभी तक मॉनसून ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही रहा है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो गिरे हैं, तो आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है उसको डाउन करने की जरूरत आ चुकी है? अभी मॉनसून तो आप देखें तो एक नंबर देखें तो हाँ इसी तौर पर चल रहा है कि हाँ ज़्यादातर ठीक ही है, पर
ये जो आप स्टेट वाइज देखें, कहीं फ्लड्स हो रहे हैं, कहीं लेट मॉनसून आया है, हमें ये देखना है कि ये हमारे प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ा है। उसका अभी तो शायद स्टडीज नहीं आए हैं, तो देखना है कि फूड इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा। और मैम, अगर अभी रेट कट्स नहीं होते हैं तो आपको क्या लगता है राइट टाइम कौन सा होगा इस साल रेट कट के लिए? राइट टाइम तो जितनी जल्दी हो वही ठीक रहेगा, पर अब और दिसंबर के बीच में तो 0.5 तक तो शायद रेट्स को तो नीचे आने ही होंगे। दूसरे बैंकर्स का भी मानना है कि इस बार दरों में कटौती की उम्मीद कम ही है। मुझे तो उम्मीद नहीं है, जहां तक आप जानते हैं कि पूरे बाजार ने सोचा है कि शायद आरबीआई कुछ करेगी नहीं। मेरे ख्याल में इट बी अ कम्प्लीटली नॉन इवेंट एंड मे बी ही विल सेंड सम सिग्नल्स कि क्या क्या करना है, पर फिलहाल तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कोई रेट कट करे कि किसी चीज़ में भी, चाहे वो CRR हो, SLR हो या रिपो हो। सितंबर के बाद या सितंबर में कुछ होने की संभावना है। मेरे ख्याल से अभी immediately in this policy I think there may be hope, but there is really no realistic expectation. Some of the factors which were open relating to the final monsoon, also the timing of the US interest rate change in direction, jab tak those events are behind us, I also think it's probably going to be a pause, but who knows, hope is eternal. इस बार तो अभी हम उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि गवर्नर साहब अभी उसी को मेंटेन कर रखेंगे। अभी एज फार एज मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार ही कोई रेट कट होगा। हमारी आरबीआई से उम्मीद है कि वो इस साल जो बचा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें वो 25 या 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट करेंगे। हमारी जो अगस्त फर्स्ट वीक की जो पॉलिसी है उसमें रेट कट होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम पहला रेट कट सितंबर की जो लेट सितंबर अर्ली अक्टूबर की जो पॉलिसी होगी वहां पे रख रहे हैं। तो बैंकर्स ही नहीं, दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस को भी लगता है कि कल की पॉलिसी में दरें घटने वाली नहीं है। HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, डॉयचे, IIFL सभी का मानना है कि दरों में कोई कटौती नहीं होगी। हालांकि मूडीज और आइडलवाइज दो ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्हें लगता है कि राजन दरों में 1/4% की कटौती कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद सुनाएंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर के अधिकारों पर वित्त सचिव ने क्या दी है सफाई, और बताएंगे क्यों सहारा पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। बने रही हमारे साथ। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अधिकारों में कटौती के मामले में सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने साफ किया कि गवर्नर के अधिकारों में कटौती को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट IFC कोड में दरों के निर्णय पर गवर्नर के वीटो पावर को खत्म करने को लेकर प्रस्ताव है, लेकिन आज वित्त सचिव ने साफ कहा कि लोगों की राय जानने के लिए जारी किया गया IFC ड्राफ्ट पूरी तरह FSLRC का नहीं है। वीटो खत्म करना संबंधी प्रस्ताव जनता की तरफ से आया है। Framework agreement with RBI, and since the MPC therefore has taken some urgency, we are in discussions with RBI governor, with the RBI on the form and manner of the MPC, and in fact we now have a position which is actually agreed, but which I am not going to disclose to you. Because that is not I cannot disclose to you because it will ultimately be disclosed only in Parliament. हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, सरकार के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, दरअसल पिछले दिनों सरकार ने इंडियन फाइनेंशियल कोड को लेकर के एक ड्राफ्ट पेपर जारी किया था और लोगों की राय मांगी थी। उस ड्राफ्ट पेपर में महत्वपूर्ण बात यह कहा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की तरफ से तय की जाती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी की एक कमेटी होगी। उस कमेटी में 4 सदस्य
वित्त मंत्रालय की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त होंगे और 3 सदस्य रिजर्व बैंक की ओर से नियुक्त होंगे। अगर सदस्यों में आम सहमति नहीं बन पाती है तब यहाँ पे वीटो का अधिकार रिजर्व बैंक गवर्नर के पास जो पहले था, वीटो का अधिकार नहीं होगा और इसको लेकर काफी बवाल मचा था। सरकार ने ये कहा था कि ये एफएसएलआरसी की सिफारिश है, लेकिन एफएसएलआरसी के सदस्यों ने ये कहा कि हमारी सिफारिश नहीं है। तब ये कहा जा रहा था कि शायद सरकार जबरदस्ती ये प्रस्ताव थोपना चाहती है कि रिजर्व बैंक के पास जो वीटो का अधिकार है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, उसको खत्म किया जाए। सरकार ने सफाई दी है कि उसका ऐसा कोई मकसद नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है कि रिजर्व बैंक गवर्नर के अधिकारों को कम किया जाए। ये महज एक सिफारिश है जिसको पब्लिक के पास भेजा गया है। उनकी राय आने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन सरकार ये बताने में नाकाम रही कि आखिर ये जो प्रस्ताव है 4 सदस्य बाहर के हों, 3 सदस्य रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से नियुक्त किए जाएं और रिजर्व बैंक गवर्नर के पास जो अभी वीटो का अधिकार उसमें बदलाव किया जाए, ये सिफारिश कहां से आई, ये सरकार बताने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि हजारों सिफारिशें आई थी, हजारों सुझाव आए थे, उनमें से एक सुझाव था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण सुझाव जिसको सरकार ने ड्राफ्ट पेपर में शामिल किया वो की तरफ से सरकारी बताने में नाकाम रही। लेकिन औपचारिक तौर पर यह बार बार कहती रही कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि रिजर्व बैंक गवर्नर के अधिकारों में कटौती की जाए और न ही सरकार ने अभी तक इसके लिए मन बनाया है। जी, और सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट का धैर्य जवाब देता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो सहारा ग्रुप के एसेट को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचने की संभावना पर विचार कर रहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अश्मित कुमार से। अश्मित, सुप्रीम कोर्ट सहारा ग्रुप और सुब्रत रॉय सहारा के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है, क्या हो सकता है आगे? सहारा के नेवर एंडिंग सागा में आज एक नया चैप्टर लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट साफ तरीके से अपनी राय व्यक्त करते हुए कि पेशेंस रन आउट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट साफ तरीके से अपनी राय व्यक्त की कि उनके हिसाब से जो जिस तरह से पिछले 18 महीने में प्रोग्रेस देखा गया है वो काफी नहीं है, वो काफी स्लो रहा है। उनके सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में सहारा सक्सेसफुल नहीं रहा है, कर नहीं पा रहा है, फंड्स मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साफ तरीके से राय व्यक्त की कि उनका ऐसा मानना है कि की ऑप्शंस कंसीडर किए जाए। उनका उंगली का इशारा इस तरफ था कि एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए जो उनके सारे एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा, उनको बेचेगा और जो हाईएस्ट बिडर को ऑक्शन करेगा, फिर जो पैसे रेज करेंगे उससे सेबी सहारा अकाउंट को डिपॉजिट किया जाएगा, उस मनी से इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स को रीपे किया जाएगा। ये काफी ड्रास्टिक मेजर माना जा रहा है पर सुप्रीम कोर्ट की पेशेंस रन आउट कर रही है इस पॉइंट पे। इनफैक्ट मार्केट रेगुलेटर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड अमाइकस जो हैं दोनों ने इस राय को इनफैक्ट बैक किया। उनका ओपिनियन भी यही था कि जिस तरीके से पिछले 18 महीने में प्रोग्रेस देखा गया है उसको मद्देनजर रखते हुए जो बेस्ट रोड फॉरवर्ड है वो यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट किया जाए। नाउ इसको यहां पे ये काफी हिजक के बाद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस स्टेप पे आ रहा है कि उन्होंने काफी रिलैक्सेशंस भी दिए हैं सहारा को और ये उनकी हिजक प्राइमरीली इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से ये ऑब्जर्वेशन दिया कि सहारा अपने टाइम पे उन्होंने ये भी कमिट किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उनका एसेट बेस 1.8 लाख करोड़ है और आज की डेट पे उन्हें 10,000 करोड़ रुपए अपने चीफ को बाहर निकालने के लिए मुश्किल हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया अश्मित। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सरकार ने बैन किए 857 पॉर्न साइट्स, लेकिन सरकार के इस बैन की बीमारी पर उठने लगी हैं आवाजें। तो क्या कहते हैं जानकार इस पर, इस बारे में बातचीत करेंगे जाने माने एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेबसाइट्स पर बैन का मुद्दा गर्मा गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस बैन को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम विभाग ने 800 से ज्यादा पॉर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। टेलीकॉम विभाग का कहना है कि पॉर्न साइट पर बैन अंतरिम उपाय है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पोर्नोग्राफी रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था। सरकार को 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके इस बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी देनी है। टेलीकॉम विभाग ने बैन की गई 850 पॉर्न साइट्स की लिस्ट तैयार की है। सरकार इस मामले में सख्ती बरतने से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर वॉलंटरी कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाने की बात कर रही है। सरकार बच्चों को पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए फिल्टर लगाने और यूजर्स के बीच जागरूकता अभियान चलाने की भी तैयारी कर रही है। पॉर्न साइट्स पर बैन को लेकर आईएसपीआई के प्रेसिडेंट राजेश छारिया का कहना है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए पॉर्न साइट्स पर बैन लागू नहीं करवाया जा सकता। केंद्र सरकार को खुद ही एक आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करना होगा।
टेक्नोलॉजिकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि अगर हम यहाँ पे इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दें, उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल आदमी है वो कोई ना कोई वे निकाल लेता है। इसमें मेरा सजेशन ये था कि जिस तरीके से सरकार सारे ISPs को कहती है कि आप बंद ब्लॉक कीजिए, क्यों ना सरकार खुद ही एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा के इन सब साइट्स को ब्लॉक करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर ही ले ले। तो क्या पॉर्न साइट्स पर बैन लगातार देश में पॉर्न को आने से रोका जा सकेगा? और क्या सरकार को तय करना चाहिए कि आप क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं, अश्लील क्या है, सही क्या है और गलत क्या है? इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं एड गुरु प्रहलाद कक्कड़, ब्रांड गुरु सुहेल सेठ और साइबर लॉयर अपार गुप्ता। स्वागत है आप सबका। प्रहलाद जी, पहले खाना क्या खाना चाहिए वो बताया, फिर कौन सी फिल्में कब देखनी चाहिए वो बताया, और अब घर में क्या नहीं देखे ये भी बता रहे। ये बैन की बीमारी कब तक चलेगी? जब तक यू डोंट वोट द गवर्नमेंट आउट, क्योंकि ये जो अपनी गवर्नमेंट है विच इज सो RSS लेड, बिकॉज अगर आप कभी RSS की शाखा में गए होंगे तो यू विल रियलाइज दैट दे हैव 16th century ideas of तालिबान विच आर सैफरन तालिबान, यू नो। तो तालिबान जो अफगानिस्तान में है, जो उनके अलग इच्छे हैं, और हमारे जो तालिबान है इधर जो सैफरन तालिबान है, दिस इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मोडिस ऑपरेंडी। मोडिस ऑपरेंडी मतलब द मैनर इन विच दे बैन एवरीथिंग। इस पे फतवा, उस पे फतवा, वो फतवा चलाते हैं, इधर बैन चलाते हैं। तो द पॉइंट इज दैट यू नो वी आर अडल्ट थिंकिंग सोसाइटी। हम बच्चे नहीं हैं, यू नो। हाउ कैन यू टर्न ऑन एंड टेल अस what we want to watch at home? जी सुहेल साहब, भारत में 800 से ज्यादा पॉर्न साइट बैन कर दी गई है, लेकिन क्या आपको मैं पूछूं, आप ब्रांड गुरु हैं और काफी आधुनिक विचार भी रखते हैं, आपको लगता है कि ये तरीका सही है, इस तरीके से रोक लगाना सही है? पॉर्न सही है गलत वो बात की बात है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं समझता हूं कि किसी चीज को बैन नहीं करना चाहिए as long as it is within the legal framework of our country. क्योंकि अगर आप बैन करेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि भाई आप बैन क्यों कर रहे हैं, और हमारा कंज्यूमर इंसाइट्स हमको ये कहता है कि जो चीज आप बैन करने जाते हैं लोगों को वो और पसंद होती है और मोह प्राप्त होता है उनको। तो आई एम अगेंस्ट बैनिंग एज अ प्रिंसिपल इफ इट इज नॉट वायलेटिंग एनी लीगैलिटीज ऑफ द लैंड। सो इन प्रिंसिपल नथिंग शुड बी बैंड। If there are issues, then the service provider or the porn site in this case, take them to task, file a legal suit against them. नहीं तो अपार इसकी लीगैलिटी क्या है? क्योंकि सरकार ने ये कवच अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हालांकि अगर मैं सही समझ रही हूं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर था। देखिए, ये सारा जो मुद्दा उठा है वो उठा है बिकॉज एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है एक एडवोकेट ने, जिसमें वो बोल रहे हैं कि पोर्नोग्राफी पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब उसको फैलाना इलीगल तो जो पहले ही है हमारे कानून के अंदर, पर वो कहते हैं कि जो देखते भी हैं पोर्नोग्राफी और जो रिसीव भी करते हैं उसे भी कोर्ट इलीगल बनाए। इसके वजह से सरकार को ये सारे कदम लेने पड़ रहे हैं। तो ये नहीं देखा जा सकता कि सरकार ही है जो ये सारे काम कर रही है, अपने आप से ही कर रही है। दूसरा, पर सरकार का जो ये सारा पक्ष रखा जा रहा है कि उसने ये सारी 800 वेबसाइटें ब्लॉक करी हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप देखिए कि कानून की धारा जो है इसमें IT इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसमें 69A है जो ब्लॉकिंग पावर देती है। सरकार ने उसके अंडर ब्लॉकिंग आदेश नहीं बनाया है। ये 800 वेबसाइटें उस कानून की धारा के अंडर नहीं हुई है, और सरकार के पावर भी नहीं है उस कानून के अंडर ये ब्लॉक करना। वो एक और दूसरी धारा के अंडर जाती है जो सेक्शन 79(3)B है, और उसके अंडर ये नोटिस बनाती है। अगर इसके आगे भी चले हम तो अगर देखें ये 800 वेबसाइटें जो हैं जो उन्होंने ब्लॉक करी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है उन्होंने, और बोला है कि हम ये सारे कदम ले रहे हैं या ले चुके हैं पॉर्न ब्लॉक करने के लिए इंडिया में, हमें ये भी पूछना चाहिए अपने आप से कि सरकार का क्या ये रोल है कि वो वेबसाइटें ब्लॉक करे,
कि वो एक वेबसाइट पे जाए और देखे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। और अगर वो वेबसाइटें भी ब्लॉक कर रही है, वो एक इंडिविजुअल वीडियो क्यों नहीं ब्लॉक करी, वो पूरी वेबसाइट क्यों ब्लॉक कर तो रही है? यही बात हम प्रहलाद कक्कड़ साहब से पूछते हैं कि प्रहलाद साहब आप क्या कहेंगे, ये जैसा यहाँ पर गुप्ता जी भी कह रहे हैं, तो क्या ये आजादी पर हमला नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी, कुछ भी देखने सुनने की आजादी, उन सब पर हमला नहीं है एक तरीके से? बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, आई मीन दैट्स रिडिकुलस, तो आप कल आके सेक्स को भी बैन कर देंगे। अब सड़क पे तो वैसे भी बैन कर रखा है कि आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, आपका हेड कवर होना चाहिए, आप मिनी स्कर्ट नहीं पहन सकते, आपके रामसेना आके आपका मुंह काला कर देगी। वो नहीं देखिए रामसेना इज एन एक्सटेंशन ऑफ आरएसएस। तो सुहेल सेठ जी, क्या पॉर्न साइट पर इस तरह से बैन लगाना कुछ भी देखने की स्वतंत्रता पर हमला है? क्योंकि ये आपको बता रहे हैं कि आपको घर में क्या देखना चाहिए, क्या गंदा है, क्या सही है, एक स्कूल मॉनिटर की तरह से एक व्यवहार है। अगर स्वतंत्रता पर हमला नहीं भी हो, परसेप्चुअली जो मन में बात आएगी वो आएगी कि भाई ये मेरी सोच को रोक रहे हैं, ये मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि मैं जो देखना चाहूं देख सकूं। अब आप मुझे कहिए, ऐसी कई हिंदी फिल्में हैं, कई तमिल फिल्में हैं, तेलुगु फिल्में हैं जिनमें अश्लीलता होती है, आप उनको सर्टिफिकेशन करते हैं, आप एडल्ट सर्टिफिकेट देते हैं। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, या तो आप चाइल्ड लॉक का बंदोबस्त करें या जो भी है, but there must be a legal framework before there is a non legal order as it were। जो blatant orders होते हैं, फिर लोग सोचते हैं कि भाई ये अब सरकार ये भी नहीं चाहती, और हालांकि ये सरकार का मुद्दा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, पर एक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप करते तो ठीक होता। बिना कॉन्टेक्स्ट में आपने एक ऑर्डर रिलीज कर दिया, फिर लोग बोलते हैं देखो अब ये भी नहीं चाहते कि मैं पॉर्न साइट्स देखूं। हालांकि लोग नहीं देख रहे, मेरे ख्याल में ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि हमारे देश में कि लोग काम छोड़ के सिर्फ पॉर्न साइट देखें, और जो देखते हैं वो कर्नाटक के असेंबली में काफी लेजिस्लेटर्स होते हैं, पर आप और मैं तो नहीं होते। तो इस माहौल में अगर आप एक ऑर्डर पास करेंगे कि भाई नहीं, ये 800 से अधिक जो पॉर्न साइट्स हैं उन्हें हम बंद कर देंगे, तो लोग बोलेंगे अब नेक्स्ट क्या, और आप क्या बंद करोगे। और ये जो शक की माहौल जो आप पैदा करेंगे, It goes against the grain of the freedom of human expression। तो अपार आगे की बात अपार आगे की बात करें, 10 तारीख को सरकार को हलफनामा देना है कि उन्होंने क्या काम किया है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। तो अब इसके बाद आगे का कोर्स क्या होगा? क्या कोई बाकायदा एक इसके लिए कानून बनाना होगा, संसद में मामला जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट से ही बात बन जाएगी जो वो आदेश दे देंगे? देखिए, मैं इसे एक पॉलिटिकल पक्ष नहीं देना चाहता, पर मैं बोलूंगा कि ये पिटीशन 3 साल से चल रहा है। इसके अंदर जब यूपीए की सरकार थी तो उसका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस पिटीशन को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि जो ये पिटिशनर मांग रहा है वो असंवैधानिक है, ये इलीगल है, और वो जो मांग रहा है वो कोर्ट नहीं कर सकता। सरकार को इसमें कड़ा पक्ष रखना चाहिए, उसे हमारे सिटीजन्स के राइट्स एजिटेट करने चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोहिबिशन लगी हुई है, अगर कोई अपने कमरे में या अपने घर में बैठ के पोर्नोग्राफी देख रहा है तो वो फिर भी लीगल है। वो ही कानून के जरिए में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आप अगर पोर्नोग्राफी भी देख रहे हैं, और देखिए ये पोर्नोग्राफी पे नहीं है, ये ऑब्ससेनिटी पे है। ये 800 वेबसाइटें जो ब्लॉक हुई हैं वो सारी पॉर्न वेबसाइटें नहीं है, उनमें कुछ जो बोलते हैं ह्यूमर वेबसाइटें, नॉन वेज जोक्स वेबसाइट्स हैं। अब देखिए कानून का दरिया जैसे बड़ा होता जाएगा और हमारी एक्सप्रेशन को उसके अंदर लाता जाएगा, कल को वो क्या क्या बैन नहीं कर सकते। और देखिए हमारी जो अश्लीलता क्या है, अगर देखिए हमारी संस्कृति भी जो है, हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, ऐसा नहीं है कि उसमें खुजराव की पेंटिंग्स नहीं है और स्कल्पचर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति कहती है कि हमें कंजर्वेटिव ही होना चाहिए, और अगर हम किसी को कोई आपत्ति नहीं दे रहे तो हम अपने घर के अंदर कुछ कर नहीं सकते। और अगर ये करा जा रहा है बिल्कुल गलत है, सरकार को इसमें कड़ा पक्ष लेना चाहिए, इसे पिटीशन ओपोज करना चाहिए।
ओके, यहाँ पर प्रहलाद जी, इस बैन का कोई मतलब भी है क्या? क्योंकि अभी 857 साइट्स बैन हुई हैं, लेकिन ऐसी लाखों वेबसाइट्स हैं। दूसरी ओर प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, तो इस बैन का फैक्चुअली क्या कोई मतलब होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है? If you do not bring sex out of the closet, then you cannot discuss AIDS, you cannot discuss pregnancies, and you cannot discuss promiscuity among young people. क्योंकि ये जो सब हो रही है, ये चीजें, ये आउट ऑफ इग्नोरेंस है, इट इज नॉट आउट ऑफ नॉलेज। अगर आप अपने यंग पीपल जनरेशन को सिखाए नहीं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये अगर आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो प्लीज बी सेफ, तो वो इतना तक भी आप नहीं बोल सकते उनको, तो देन हाउ यू गोइंग टू प्रोटेक्ट देम? यू कांट टर्न ऑन एंड बैन एड्स, यू कांट टर्न ऑन एंड बैन प्रेगनेंसीज। जी, बहुत सही बात कह रहे हैं यहाँ पर कक्कड़ साहब। तो सेठ साहब, क्योंकि भारत में ये है कि यहाँ जितने भी अपराध होते हैं, शारीरिक शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, और उन सबके लिए कई लोग हैं जो जिम्मेदार मानते हैं कि पोर्नोग्राफी से ऐसी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, और अक्सर इसके पीछे इस दलील को जोड़ दिया जाता है। ये कितना सही है? देखिए जी, मैं तो अभी तक पॉर्न साइट्स नहीं देख रहा। अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मुझे पॉर्न साइट्स देखनी पड़े। पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये समझता हूं कि ये कामसूत्रा का देश है। हमारे मंदिरों में, हमारे और जगहों में आपका इतने अश्लील या जो भी आप कहें ब्लेटेंट स्टैचूज हैं, आप उनको तो बैन नहीं कर सकोगे। आपका जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इट मीन्स वी आर a country which is seized with sexuality। तो इस देश में आपको ये कहना कि नहीं भाई आपको पॉर्न साइट्स बैन करनी होंगी और उससे कोई फायदा होगा, वो भी गलत है। जिन देशों में पॉर्न साइट्स हैं, उन देशों में ना तो पीडोफिलिया कम हुआ है, ना रेप कम हुई है। सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन पॉर्न साइट्स एंड डिप्रेव्ड बिहेवियर इन सेक्सुअल टर्म्स अमंगस्ट सोसाइटी। तो आप क्यों बैन करेंगे? ये एक और मुद्दा आपने पैदा कर दिया लोगों के लिए, जो बोलेंगे देखिए अब ये भी नहीं चाहते, हम क्या देखना चाहते हैं। तो व्हाट विल हैपन इज द डिबेट विल मूव फ्रॉम द कोर इशू ऑफ लीगैलिटी टू द फ्रिवलस इशू ऑफ माई राइट्स आर बीइंग सप्रेस्ड। आई डोंट नो इसको फ्रिवलस कह सकते हैं या नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सोहेल सेठ जी, क्योंकि किसी के राइट्स को सप्रेस करना एक बहुत ही बड़ी बात उस इंसान के लिए होती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपार सोहेल सेठ और प्रहलाद कक्कड़ हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक डेवलपमेंट है जो कम से कम सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इस पर चर्चा इस समय हो रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आज HCL टेक की क्यों हुई जोरदार पिटाई, ये बताएंगे। 6 दशक पुरानी नागा समस्या पर लगी शांति की मोहर, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। आज IT कंपनी HCL टेक के नतीजों ने बाजार को काफी निराश किया। कंपनी का मुनाफा और मार्जिन दोनों ही अनुमान से काफी कम निकले हैं। डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। आशीष, HCL टेक के नतीजे ओवरऑल कैसे रहे? कहां पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है कंपनी को? तगड़ी पिटाई हुई आज HCL टेक्नोलॉजीज की। इनफैक्ट निफ्टी का टॉप लूजर था। ध्यान रखें, आज बाजार बंद होने से पहले, बाजार खुलने से पहले माफ कीजिएगा, इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करे। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ बीते क्वार्टर में हमने देखा था एकदम सपाट थी। इस बार कम से कम 3.25% के आसपास का उछाल था। उम्मीद से कुछ बेहतर था, 3% के आसपास की हमारी उम्मीद थी। पर डिसअपॉइंटमेंट आया मार्जिन्स के फ्रंट पे। आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हुए थे। कंपनी ने कहा था इन्वेस्टमेंट्स कर रही है इसलिए मार्जिन्स कमजोर है। इस बार बाजार मान रहा था कि शायद स्टेबिलिटी लौटेगी इस कंपनी के मार्जिन परफॉर्मेंस में। इनफैक्ट 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, लेकिन मार्जिन्स में इस बार फिर से 110 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव आया और इसीलिए मुनाफा भी उम्मीद से कम बढ़ा। 8% की उम्मीद थी, 5.8 5.9% के आसपास तिमाही दर तिमाही मुनाफे में उछाल देखने को मिला। हालांकि मैनेजमेंट से जब हमारी बात थी तो उन्होंने कहा इस बार मार्जिन से प्रेशर इसीलिए था क्योंकि इस बार भी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू होते हुए नजर आए। अब एक बात और मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने मार्जिन का गाइडेंस दिया है 21 से 22%, उस पर वापस पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट मार्जिन पे स्टॉक पे प्रेशर।
जी, और भारत सरकार और नागालैंड के अलगाववादी गुट नेशंस सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN-IM के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते से नागालैंड में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र सरकार ने NSCN-IM के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए। इस मौके पर NSCN-IM के नेता टी मुइवा ने कहा कि इस पल के लिए वो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि इस समस्या को हल करने में दुर्भाग्य से ज्यादा वक्त लग गया। मैं NSCN के उनके नेताओं का आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और श्रीमान मुइवा जी, आइजैक शू जी, उन्होंने जो दूरदृष्टि दिखाई है और जो योगदान दिया है और सभी नागा ग्रुपों को साथ लेकर के जो भूमिका अदा की है, जो आने वाले दिनों में नागालैंड के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का कारण बनने वाली है। The Nagas would appreciate the readiness of India even 10 times more, and we never backtrack from our commitment. Today, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, we have come close to understand each other and have worked out a new relationship between the two parties on the basis of the... और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुजरात में जनरल मोटर्स की हलोल प्लांट में ताला लगाने की तैयारी। गुजरात में जनरल मोटर्स ने अपने प्लांट को बंद करने का पूरा मन बना लिया है। जनरल मोटर्स के इस रुख पर सरकार ने ऐतराज जताया है। इस मुद्दे पर उद्योग सचिव अरविंद अग्रवाल ने कहा, जनरल मोटर्स BIFR में रजिस्टर्ड होने के नाते ऐसे ही कोई निर्णय नहीं ले सकती। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मनीष देसाई से। मनीष, अगर जनरल मोटर्स जाती है तो गुजरात में इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, जो जनरल मोटर्स के कुछ अधिकारियों ने पिछले हफ्ते ये घोषणा की थी कि वो गुजरात का जो हलोल प्लांट है वो बंद करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गुजरात सरकार के जो उद्योग सचिव है उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि ये इंडस्ट्री पूरी जो है, जब हिंदुस्तान मोटर्स से जनरल मोटर्स ने खरीदी थी 1992 में, तभी से लेके अब तक बाइफर के तहत, BIFR के तहत वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। मतलब कंपनी के पास पूरा अधिकार नहीं है कि वो सीधे सीधे उसको बेच दे। अगर वो घाटा उठा रही है तो उनको अपने यूनिट को सीक यूनिट डिक्लेयर करना होगा या तो फिर किसी और के हाथ में उनको बेच देना होगा। लेकिन जनरल मोटर्स ये फैसला सीधे नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो BIFR के तहत वो रजिस्टर्ड है। तो ये फैसला लेने का अधिकार जो है वो BIFR का है और वही ये सब तय करेगी कि उन्हें कब प्लांट बंद करना है या किसको बेचना है या सीक घोषित करना है, क्या करना है। इसका फैसला जो है वो BIFR ही ले पाएगी और गुजरात सरकार ने इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की गुजरात के जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी है अरविंद अग्रवाल। चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। जनरल मोटर्स का जो हालोल प्लांट है, यह हकीकत है कि वो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1986 के तहत बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में रजिस्टर्ड है। जनरल मोटर्स आज के दिन में BIFR में रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके कारण उसे कुछ भी निर्णय जनरल मोटर्स को करना होगा तो BIFR के आदेश के मुताबिक ही हो सकता है और जनरल मोटर्स भी यह समझती है। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।